तो पहले अपन स्कूल वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे वाले पार्ट को राइट ना? फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो अपन करेंगे। तो आज अपने साथ मेरे ख्याल से AP2 वाले बच्चे भी होंगे, बट उनका जितना पार्ट हमने 14th ग्रुप में किया था, वो पार्ट उनका कंप्लीट है। तो वो भी बच्चे मतलब आज पढ़ेंगे अपने साथ। तो मैं आगे अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करनी थी, ठीक है ना? तो मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन नहीं दिया है। आपको जो भी बोलना है आप चैट पे बोलना, ठीक है? तो परमिशन की रिकॉर्डिंग मैंने यश को और उसको दे दी है, अपना हर्ष को। और कोई अगर मतलब करना चाहता है तो वो बोल दे, मैं उसको भी परमिशन दे दूँगा। वैसे अपन को मिल ही जाते हैं सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, है ना? तो अगर किसी को करना है तो वो बोलेगा तो मैं उसको भी परमिशन दे दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन, केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अपन इसको खत्म करने के बाद तो एचएलपी ऑफ आयनिक, हाँ, हाँ, बिल्कुल आप उसको लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। वैसे उतना मतलब अभी क्वेश्चन्स नहीं आते हैं उतने लेवल में, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ो। तुमने पूछा था कि एचएलपी का मतलब वो पढ़ना है क्या? बिल्कुल लर्न करो उसको, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? जेईई के लिए बिल्कुल पढ़ना चाहिए, आप पढ़ो उसको। थोड़ा हायर लेवल है लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग 14th ग्रुप का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट किए थे, हमें केमिकल प्रॉपर्टीज से कंप्लीट शुरुआत करनी थी। तो अपन केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरुआत करते हैं ऑफ राइट ना? सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14th ग्रुप। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14th ग्रुप में व्हाट विल राइट इज, है ना? तो एक तो सबसे पहले जैसे अपन लिखते हैं भाई रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सो अ रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर। तो पहले अपन देख लेते भाई ऑक्सीजन और एयर क्या रिएक्शन होगा, है ना? एयर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। बट अपन को पता है अगर आप एयर लिखोगे तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो बेटर टू राइट विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्योंकि अपन नाइट्रेट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे अभी। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। तो अपन लिखेंगे ऑल मेटल्स ना, जितने भी मतलब अब अपन एलिमेंट की बात करेंगे क्योंकि इसमें मेटल भी होंगे और नॉन मेटल भी होंगे। तो अपन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स इज अ एलिमेंट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। एक तो EO होगा और दूसरा EO2 होगा। अब EO मतलब यहां पर E जो है ना, वेर E इज एलिमेंट। और एलिमेंट क्या क्या होंगे? कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, राइट ना? जर्मेनियम होगा, टिन होगा और लेड होगा। ये एलिमेंट्स हैं जो अपन को पढ़ने इन दैट ग्रुप ना, 14th ग्रुप। तो अब इसमें दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे अपन। तो अपन ने जो दो टाइप के ऑक्साइड बनाए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, विल राइट दैट, ठीक है? देन विल राइट दैट सिलिकॉन ऑक्साइड, germanium oxide, then we can write that it is tin oxide and lead oxide. ये ऑक्साइड्स बनेंगे। और डाइऑक्साइड्स में वी कैन राइट दैट बाई एंड CO2, जो डाइऑक्साइड्स होंगे CO2 होगा, SiO2 होगा, GeO2 होगा, देन SnO2 एंड PbO2। ये ऑक्साइड्स है अपने पास। अब ऑक्साइड्स में ना जनरली अपन से क्या पूछते हैं कि इसमें आप ना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बता दो। तो अपन कहते हैं ये वाला जो होता है ना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। यहां पर ये तीनों ही एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये वैसे अपन पहले भी पढ़ते रहे कि भाई ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड में डिसॉल्व करूंगा तो बेस के जैसे बिहेव करेगा, बेस में डिसॉल्व करूंगा तो एसिड जैसे बिहेव करेगा, वी नो दैट। इसमें जो लेड ऑक्साइड होता है, एक तो ऑक्साइड लिखा अपन है, PbO जो है ना, इसको अगर अपन हीट करते हैं ना, तो ये अपना कलर चेंज रहेगा PbO, लेकिन ये अपना कलर चेंज करता है ऑन हीटिंग, और कूलिंग में ये वापस अपना कलर चेंज कर लेगा।
सेम कलर हो जाएगा। पीबी और लेड ऑक्साइड जो होता है वो येलो होता है, और जब ये हीट करते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट होता है। ये लेड में कन्वर्ट होता है तो थोड़ा सा मेल्ट भी होता है ये, और वो बहुत धीरे-धीरे फ्लो करता है, जैसे अपन बोलते हैं लेथार्जिक होता है, तो इसका नाम होता है लेथार्ज। कभी-कभी अपन क्वेश्चन में पूछते भी हैं अपन से, व्हिच इज कॉल्ड लेथार्ज, कौन सा कंपाउंड लेथार्ज है, तो इसको अपन लेथार्ज बोलते हैं, और जो येलो कलर होता है इसको अपन वेसिकॉट बोलते हैं। जो येलो कलर होता है उसको मेसिकॉट बोलते हैं, और जो रेड कलर होता है वो थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में बहुत धीरे स्लोली फ्लो करता है, इसलिए अपन उसे लेथार्जिक बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना बिल्कुल आलसी टाइप का होता है लेथार्जिक, तो उस टाइप से उसको लेथार्ज बोलते हैं। पीबीओ इज कॉल्ड लेथार्ज, तो ये अपन से कभी पूछ लेते हैं, इसलिए तुमको पता होना चाहिए। तो ऑक्साइड में दैट इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर्ड, राइट ना, एसिडिक ऑक्साइड, और ये एसिडिक होंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जैसे कार्बोनिक एसिड, सिलिसिक एसिड, जर्मेनिक एसिड, इस टाइप के एसिड बना देंगे। बट टिन और लेड वो वाटर में दे विल फॉर्म, मतलब वो एसिडिक नहीं होंगे, वो एम्फोटेरिक होंगे। दूसरा अपन चेक कर लेंगे, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, वी कैन राइट दैट रिएक्टिविटी विद वाटर। वैसे इनमें से जब कार्बन है तो वो तो वाटर से रिएक्ट कर नहीं सकता, वी नो दैट। और रिएक्टिविटी विद वाटर, पत्थर भी वाटर से रिएक्ट नहीं कर सकते, अपन को पता है, सिलिकॉन मतलब पत्थर। रिएक्टिविटी विद वाटर, तो इनमें से टिन के अलावा कोई वाटर से रिएक्ट नहीं, तो अपन लिख देंगे रिएक्टिविटी विद वाटर। चलो मैं डिक्टेट कर देता हूं, क्योंकि एक्सेप्ट टिन नन ऑफ देम विल रिएक्ट विद वाटर, विल राइट दैट, वैसे ही लिख देते हैं अपन, एक्सेप्ट टिन other elements remain unaffected with water, except in none of the elements reacts with water, except in none of the elements will react with water। और टिन जो होगा वो SnO2 बनाता है और प्लस H2 लिबरेट करता है। टिन के अलावा बाकी कोई भी राइट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। टिन वाटर से रिएक्ट करके SnO2 बनाएगा, इट इज एम्फोटेरिक, वी नो दैट। और मैंने इसको कैसेटराइट ना, दिस इज द ओर ऑफ टिन, वी नो दैट, मैंने आपको लिखवाया था, ये कैसेटराइट है, सो अपन को पता है कैसेटराइट होता है। तो वाटर के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं है टिन के अलावा, तो ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज होगा नहीं। तो नेक्स्ट वी कैन राइट दैट रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजेंस, टुवर्ड्स हैलोजेंस। अब अगर अपन लिखेंगे रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजेंस, तो सारे के सारे एलिमेंट ना हैलोजन से रिएक्ट करेंगे और टेट्राहाइलाइड्स बना सकते हैं, लेकिन सभी का टेट्राहाइलाइड स्टेबल होगा ये जरूरी नहीं है। एंड heavy elements also form dihalides। और डाइहलाइड्स भी बनाएंगे, डाइहलाइड मतलब एलिमेंट के साथ अपन लिख सकते हैं EX2, ऐसे बना सकते हैं। तो हैवी एलिमेंट्स मतलब जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, दे आर हैवी एलिमेंट्स। हैवी अपन उनको बोलते हैं जो टॉप टू बॉटम, बॉटम की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं उनको अपन हैवी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वी कैन राइट दैट, अब अपन इसमें ऐसे लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करेंगे वो डायरेक्टली हीटिंग से ही बन जाएंगे। अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे कोवेलेंट होने वाले हैं, एक्सेप्ट फ्यू जो फ्लोराइड्स होंगे, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। उसके अलावा बाकी सब तो जैसे नॉन मेटल है भाई, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, दे विल फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो स्टेबिलिटी में CCl4 ज्यादा स्टेबल, मतलब इनके हैलाइड्स, कार्बन के हैलाइड ज्यादा स्टेबल होंगे SiCl4 से, GeCl4 से, SnCl4 से एंड PbCl4 से। फ्लोराइड एंड क्लोराइड सभी के स्टेबल होते हैं, बट आयोडाइड ऑफ लेड एंड टिन, टेट्रा आयोडाइड और टेट्राब्रोमाइड, दे आर अनस्टेबल। तो अपन उसको वर्ड्स में लिख लेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर कोवेलेंट, ऑब्वियसली बात है, दे आर कोवेलेंट, बिकॉज अगर चार्ज ज्यादा होगा तो फजान रूल के हिसाब से पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंसी ज्यादा होगी। सो मोस्ट ऑफ देम आर कोवेलेंट, बट जो फ्लोराइड्स होंगे उनको अपन बता सकते हैं आयनिक। बट SnF4 and PbF4
फ्लोराइड्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आर आयनिक, यही दोनों हैं जो आयनिक होते हैं। जबकि अपन ने पढ़ा हुआ है इन periodic table, whereas PbBr3, Br4 and PbI4 do not exist. Do not exist. Because एक छोटे एलिमेंट, बिकॉज अगर Pb+4 है तो ये बहुत छोटा होगा आयन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने से साइज ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, मतलब इसका बहुत छोटा साइज होगा और आई नेगेटिव होगा तो आई के कंपैरिजन में आई नेगेटिव का साइज डबल। अभी इसके अराउंड इतने बड़े बड़े 4 आइटम रखना बहुत मुश्किल है, वो आपस में ही रिपेल करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, वो आपस में रिपेल करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो अपन कहेंगे भाई PbI4 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा या Br4, क्योंकि इनके साइज बहुत बड़े हैं, इसका साइज बहुत छोटा है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात यह कि Pb+4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, very strong oxidizing agent, and I negative या फिर Br negative they are strong reducing agent, तो वो तो अपने आप ही ऐसे बना लेगा, वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि PbI4 does not exist because Pb+4 is a very strong oxidizing agent, क्योंकि Pb का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्यों? ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। So that is about the halides. We can say that. अब अपन से क्वेश्चन में पूछेंगे, बताओ SnCl4 ज्यादा कोवेलेंट होगा या SnCl2? वैसी बात है, ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा ही कोवेलेंट होता है, वो तो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा हुआ है, हाउ टू टेल द राइट ना कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा अपन लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट दैट। अब इसमें भी ना अपन एक बात हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं, वैसे अपन ने लिखा हुआ है पहले से, except CCl4 all will get hydrolyzed। और CCl4 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक्सेप्ट CCl4 all gets hydrolyzed। CCl4 के अलावा बाकी सब हाइड्रोलाइज्ड होंगे, तो फिर अपन लिखेंगे भाई जैसे अपन लिखते हैं SiCl4 है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट विल फॉर्म SiOH4 प्लस 4HCl, so we'll get like this. This is called H4SiO4, that is silicic acid. Silicic acid. वो H4SiO4 is a silicic acid. मैंने आपको सिलिकेट्स में भी बताया हुआ है, ये चारों हटाएंगे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिलिकेट, दैट इज व्हाट वी हैव, मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है, सो दैट इज द हाइड्रोलिसिस। अगर अपन बाकी और भी अगर एक्सेस है वाटर में तो अपन ऐसे बता सकते हैं, GeCl4 भी अपन हाइड्रोलाइज कर सकते हैं इसको वाटर में, तो वो भी ऐसे बनाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करूंगा तो GeOH4 बनाऊंगा, लाइक दैट। और फिर HCl वो अपन को बैलेंस करना आता है, वैसे अपन बता देंगे। सो इसके अलावा बाकी सब हाइड्रोलाइज होंगे, और ये हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट वी कैन राइट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना, जैसे मेटल हाइड्राइड्स होते हैं। सो अगर अपन हाइड्राइड्स की बात करेंगे ना, तो ऑल एलिमेंट्स विल फॉर्म जनरली ऑल फॉर्म्स टेट्राहाइड्राइड्स। मतलब अगर अपन ऐसे लिखते हैं ना, जैसे अपने पास एलिमेंट है ऑल फॉर्म्स टेट्राहाइड्राइड्स, जैसे CH4 होता है ना, कार्बन होगा तो CH4 है, अगर कार्बन होगा तो CH4, ऑल फॉर्म टेट्राहाइड्राइड्स। तो जैसे अपन लिखेंगे E+H2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वी कैन राइट दैट इज EH4, इज एलिमेंट। अभी अपन को पता है CH4 है, SiH4 है, GH4 होगा एंड सो ऑन। अगर अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी कम है ना इससे, लेकिन इसके नंबर ऑफ हाइड्राइड बहुत ज्यादा फॉर्म होंगे, इसके नंबर ऑफ हाइड्राइड बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं होते। तो पूरा हाइड्रोकार्बन से ना, अगर CH4 लिखेंगे तो अपन तो पूरा हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो स्टेबिलिटी अपन लिखेंगे हाइड्राइड्स का डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ड्यू टू द decrease in bond energy. So you can write that stability decreases down the group due to decrease in bond energy. Bond length, because down the group क्या होगा, bond length बढ़ेगा, bond length बढ़ेगा तो bond energy कम होगा, so decreases down the group. तो ठीक है भाई, वो तो अपन वैसे भी बता सकते हैं, बस हमें ये पता था कि इनके हाइड्राइड कैसे बनेंगे, तो वो तो बता ही देंगे। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी कोवेलेंट हाइड्राइड्स होंगे, और उसमें जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा, जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा उसका रिएक्टिविटी होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कम होगा। तो अपन लिखेंगे राइट, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो SiH4 is more reactive than CH4, reactive than CH4, because उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो इनको ना, जैसे SiH4 होता है ना, तो इनको अपन साइलेंस भी बोलते हैं। जैसे वो मीथेन होता है ना, ये मीथेन, तो इसको अपन साइलेंट भी बोल सकते हैं, ऐसे साइलेंट। जैसे मीथेन होता है वैसे अपन साइलेंट भी बोल सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। हो सकता है कभी वो अपन से पूछ लें कि भाई बताओ मीथेन ज्यादा रिएक्टिव होगा या साइलेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अपन को लगेगा अच्छा ये साइलेंट क्या है भाई, पहले तो ये बताओ, तो अपन साइलेंट बता सकते हैं क्या, ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं अपन, रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, अब एक बात अपन को अच्छे से पता है कि देखो भाई, डायमंड मतलब ग्रेफाइट तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में यूज होता है, तो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सिलिकॉन तो पत्थर है, अब अगर पत्थर रिएक्ट कर जाता एसिड से, तो जो पॉल्यूशन है उससे पत्थर सारे के सारे रिएक्ट करके वो तो मेल्ट मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं फिर तो सिलिकॉन को भी रिएक्ट नहीं करना। और वैसे भी सिलिसिक एसिड खुद को अपने आप में एसिड है, लिखा ना पड़े, तो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर अपन रिएक्शन, तो कार्बन और सिलिकॉन तो अपन को बिल्कुल पता है कि एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी अगर अपन चेक करेंगे तो अपन कहेंगे देखो भाई, बाकी केस में ना टिन और लेड दोनों के दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो उनपे एसिड का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं बोल सकता। तो फिर ठीक है, we'll write that carbon and silicon has no effect. Carbon and silicon has no effect. वो तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बन से तो अपन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड अपन इनर्ट यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो वो एसिड वगैरह से रिएक्ट नहीं करता। सिलिकॉन पत्थर है इसलिए वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जर्मेनियम रिएक्ट करेगा। जी को अगर मैं रिएक्ट करूंगा HCl के साथ, तो ये GeCl4, मतलब ये इसमें ऐसे बनाऊंगा मैं, जर्मेनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ये ऐसे GeHCl3 बनाता है, GeCl4 नहीं बनाएगा, वो GeHCl3 बनाएगा और H2 लिबरेट करेगा। बट अगर हम बात करेंगे किसकी, दैट इज SN और PB की, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अगर हम SN या फिर PB की बात करते हैं, तो इसमें ना दो टाइप से रिएक्शन हो सकता है। एक तो आप मुझे ये बताओ कि आपने डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवाया है, या फिर लेड या टिन को आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करवाया है। क्योंकि दोनों ही केस में अगर मैं कहूंगा मैं HNO3 वगैरह से रिएक्ट करवाऊंगा, तो वो तो ऑक्सीडाइज होके इस पे स्टेबल ऑक्साइड लेयर बन जाएगा, तो इनर्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा यूज करना है एसिड जिससे ये रिएक्ट करें, तो अगर रिएक्ट करेंगे तो डाइल्यूट में अलग प्रोडक्ट होगा और कॉन्सेंट्रेटेड में अलग प्रोडक्ट होगा। अगर डाइल्यूट होगा तो अपन लिखेंगे भाई डाइहैलाइड्स बना देंगे, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो अपन को बनाना पड़ेगा फिर थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट करेगा, तो अपन कहेंगे भाई इसमें SnCl2 बना दो आप और H2 लिबरेट करवा दो आप। लेकिन इसमें अगर आप बनाओगे तो मैं इसमें SnCl4 बना, लेकिन अपन कहेंगे फिर उस केस में तो इसका मतलब है कि एसिड के साथ रिएक्ट करके इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बन जाएंगे, वो तो बड़ा मुश्किल है, अपन को पता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है ना कि इनके +4 बनाना, इसका PB का +4 बनाना या SN का +4 बनाना थोड़ा मुश्किल है, और SN में तो बन भी जाएगा, PB में तो PbCl4 लिखूंगा क्या। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसमें तो अपन SnCl4 थोड़ा इजीली बना सकते हैं, लेकिन PB में आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ भी
आप पीबी +4 नहीं बना सकते। व्हाई इट इज सो? आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl में ऐड करके पीबी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इधर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यहां पर आप PbCl2 बनाते हैं, तो पीबी का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इजीली बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड में बनेगा तो यही PbCl4, बट इट विल बी लाइक दिस, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसे बनाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +4 ही रहेगा। सो इट विल बी इट इज कॉल्ड प्लम्बिक एसिड, इट इज अ प्लम्बिक एसिड। उसको बन करता है वो H+ आइन देगा ना, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें H+ आइन आने वाला है अपने पास। सो अपन प्लम्बिक एसिड बताएंगे कि भाई अगर अपने पास ये पीबी गिवन है तो पीबी में +4 तो नहीं बनाने वाला, डायरेक्टली सिर्फ HCl में डिसॉल्व करके, तो अपन क्या करेंगे, प्लम्बिक एसिड बना देंगे। ये थोड़ा सा अपने लिए हाइलाइट्स वाला पार्ट, बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मतलब पार्ट है जो अपन को नहीं पता है। अगर अपन चेक करेंगे तो मोर रिएक्टिव, ऑब्वियसली बात है बॉन्ड एनर्जी की वजह से। टेट्राहाइड्राइड्स बनेंगे सबके, वो अपन को पता है। हाइड्रोलाइज कौन होता है वो हमें पहले से पता है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इन सब में डी ऑर्बिटल होगा, इसलिए सारे के सारे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे इजीली, तो अपन को हाइड्रोलिसिस पता है। अब अपन लिख सकते हैं रिएक्शन विद अल्कली, ठीक है ना। अब अपन लिखते हैं रिएक्शन विद अल्कली। भाई अगर एसिड से रिएक्ट करवाओगे, क्योंकि ये एम्फोटेरिक होता है, तो अगर ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो अल्कली से भी रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली में अपन NaOH ले लेते हैं, है ना। अल्कली मतलब बेस। भाई डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में एक्चुअली इसलिए अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे हमेशा, बिकॉज डाइल्यूट में क्या होता है, H+ आइन ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में H+ आइन ज्यादा नहीं होता, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें H+ आइन, नंबर ऑफ H+ आइन डिसोसिएटेड फॉर्म में ज्यादा होगा, इसलिए प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। इवन इफ वी राइट लाइक दिस ना, उसमें दोनों में डिफरेंस होता है ड्यू टू द रिएक्टिविटी। जैसे अपन लिखते हैं ना, मेरे पास गिवन है NaCl, कोई भी सोडियम सॉल्ट ले लो, अगर मैं इसको डाइल्यूट H2SO4 से लिखूंगा तो प्रोडक्ट विल बी दिस, Na2SO4 प्लस ये बनेगा। लेकिन अगर मैं NaCl को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से लिखूंगा तो द प्रोडक्ट विल बी दिस, ये प्रोडक्ट बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी तो ज्यादा होती है, लेकिन ये डिसोसिएटेड बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं होता। तो अगर अगर अपन NaCl से रिएक्ट करेंगे तो ये डिसोसिएट ज्यादा नहीं हो पाता। क्यों भाई, H2SO4 में तो अपन कॉमन एन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट अगर होगा तो इसमें H+ आइन, ये डिसोसिएट बहुत ज्यादा होगा, और डिसोसिएट बहुत ज्यादा होगा मतलब H+ आइन भी होगा, और ये भी थोड़ा सा इक्विलिब्रियम अटेन करके ये भी थोड़ा सा डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, दोनों ही डिसोसिएट होंगे, इसलिए दोनों का डिसोसिएशन होता है। सो हमेशा जब भी अपन देखेंगे तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में प्रोडक्ट एक जैसे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, अगर इसमें भी +4 बनता, जैसे अपन ने इसमें डाइल्यूट में क्या बनाया, SnCl2 थोड़ा कम रिएक्टिव था, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या किया, SnCl4 ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए, तो इसमें क्यों नहीं किया, इनर्ट पेयर इफेक्ट था ना, उसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बन नहीं सकता, इसलिए वैसे किया, राइट। तो डाइल्यूट में H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ, अपन ने जैसे H2SO4 अभी लिखा था ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड में हीट कर दो, दोनों रिप्लेस कर दो, बट हमें चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन की बात करो, अब तो रूम टेम्परेचर पे कैसे बताना है। सो अलग अलग रिएक्शन ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ H+ आइन, द परसेंटेज ऑफ H+ आइन इन द सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट, ठीक है। फिर आगे ना धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो अपन मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी अपन 11th क्लास में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होती और अपन उतने मतलब ध्यान भी नहीं देते, लेकिन 12th में आते ही एकदम से आपको भी फील होगा, वो मैच्योरिटी आएगी तो और भी बहुत सारी चीजें अपन इनमें से डिस्कस करेंगे। जो चीज मैंने बता दिया ना वो बार बार मैं डिस्कस करूंगा आपसे आगे, कि देखो मैंने ऐसे बताया था ना तुम्हें, तो उसको अपन चेक करेंगे। अब देख, होता क्या है ना, सिलिकॉन या सिलिकॉन ऑक्साइड दोनों रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, सिलिकॉन हो या सिलिकॉन ऑक्साइड हो, दोनों ही NaOH से रिएक्ट करेंगे और सिलिकेट बनाएंगे। अब सिलिकॉन है, पत्थर है, थोड़ा सा अपन ने लिखा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा सिलिकॉन,
तो क्या बनाएगा, तो अपन कहेंगे Na2SiO3 बनाएगा। दिस इज सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट ये बनाएगा। और ये थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा अपन को, वार्म करेंगे उसको, हीट करेंगे, और स्लो रिएक्शन होता है इनका। ये जो सोडियम सिलिकेट होता है ना, सोडियम सिलिकेट इज नथिंग बट अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। जो कांच होता है ना, ट्रांसपेरेंट कांच, वो सीधा सोडियम सिलिकेट होता है बस। जो ट्रांसपेरेंट कांच होता है, आप सीधा बोल दो इट इज अ सोडियम सिलिकेट, राइट। सो ये जो कांच बनता कैसे है, सिलिकेट्स अपन लेते हैं, उसको एक्वस एनिमच में डिसॉल्व करते हैं, और धीरे 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 हीट करेंगे, तो बचा हुआ जो वाटर वो इवेपोरेट हो जाएगा, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सिलिकेट बना देंगे। और बचा हुआ मतलब ये H2, वाटर क्या मतलब H2 लिबरेट करेगा, और बचा हुआ अगर कुछ वाटर होगा तो वो भी इवेपोरेट कर जाएगा धीरे धीरे। सो लाइक दैट वी गेट द सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। अब इसमें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट, जैसे कैल्शियम डाल दो ग्रीन कलर आ जाएगा, मैग्नीशियम डाल दो ब्लू कलर आ जाएगा, ऐसे कलर्ड ग्लासेस भी होते हैं ना, तो बताऊंगा मैं उसको ग्लास के बारे में थोड़ा सा लास्ट में अपन लिखेंगे, व्हाट इज ग्लास, उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे और ग्लास भी लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैं टिन के साथ भी इसका रिएक्ट करूंगा, एक्वस एनिमच। अब ना कभी कभी अपन को क्वेश्चन में ना ऐसे गिवन होता है, वहां वाटर नहीं गिवन होगा कि भाई एक्वस एनिमच से रिएक्ट कर पाए, तो अगर कोई एक्वस है तो वाटर अपन अपने आप अज्यूम कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तो इसको बोलेंगे अपन Na2SnO2। तो Sn तो जैसे सिलिकॉन होता है, ये तो +4 ही होता है, तो मैंने +4 रखा हुआ है इसको, यहां 0 था। लेकिन टिन तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, और हाइड्रोजन लिबरेट होगा, इसमें भी हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो फिर तो अपन को पता है कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे +4, तो अपन लिखेंगे सोडियम स्टेनेट। ये अपन ने BIN में पढ़ा हुआ है, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो दिस इज सोडियम स्टेनस या स्टेनाइट, ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम स्टेनाइट। अपन ने पढ़ा था ना ऐसे कि भाई देखो, ज्यादा ऑक्सीजन है तो 8 होता है, चार्ज उतना ही है, लेकिन ऑक्सीजन को कम कर दिया है तो वो आइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे अपन को पता है, ये अपन ने पढ़ रखा है, राइट ना, ये अपना पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये तो एम्फोट्रिक था, और लेड होता तो लेड भी ऐसे ही करते, अपन कहते हैं सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बेट कई बार अपन से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि सोडियम प्लम्बेट और प्लम्बाइट क्या होता है। तो जैसे सल्फेट होता है ना, अपन को पता है सल्फेट मतलब 8 होगा तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बताना पड़ेगा, लेकिन अगर 8 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है। इधर इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है, +4। तो जब एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड जैसे प्रेजेंट हो, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, 8। तो मैंने इसको, जब ये +4 होगा तो स्टेनेट, और जब ये +4 होगा मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो फिर अपन उससे कहते हैं कि भाई अगर सल्फेट से एक ऑक्सीजन हटा दो तो 8 क्या बन जाता है, आइट, चार्ज उतना ही रहने देना। अपन ने यहां किया, भाई एक ऑक्सीजन हटा दिया, लेकिन वो एसएन पे पहले अपने पास ऐसे था, सो ये तो 8 था, तो अपन ने एक ऑक्सीजन हटा दिया, इससे चार्ज वही है, तो क्या बन गया, और इस चार्ज के लिए अपन सोडियम ऐड करेंगे ना, तो वो 8 बन गया। तो ये तो अपन ने BIN में पढ़ा हुआ था ना, ठीक है ना, कि नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली लेड, तो मैं यहां पर टिन और लेड ऐसे कर देता हूं ताकि अपन बता दें कि भाई अगर लेड भी होता तो भी मैं वैसे ही रिएक्शन करता जैसे करता। BIN पढ़ा हुआ है, वी नो दैट कि BIN में क्या करना होता है अपन को, ठीक है ना। अब ये पार्ट तो हो गया अपने पास प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, दैट इज, अब अपन पढ़ लेते हैं एक बार एनोमोलस बिहेवियर। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ किसका होगा, बिहेवियर किसका पढ़ना होता है, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि सभी ग्रुप्स में इन द पीरियोडिक टेबल में सभी ग्रुप में जो वेरी वेरी फर्स्ट एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाकी सभी एलिमेंट से अलग होती हैं, ड्यू टू द, क्या बताया था मैंने, मेन रीजन बताएंगे अपन,
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बिल्कुल बेटा, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमेशा लिखना होता है बिल्कुल, राइट ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सब लोग लिख रहे हैं कि वो क्यों होता है, एवरीबॉडी नोज दैट, अपन सबको पता है कि हमेशा वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो भी ग्रुप लिखेंगे ना अपन, तो जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब इन सबकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे डिफरेंट होगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है ना, तो अपन क्या बोलते हैं, इस ग्रुप में विच एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट दिस ग्रुप, तो अपन कहते हैं सोडियम, ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट ना, बिकॉज सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी इन सबकी प्रॉपर्टीज उससे मैच करेगी, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टी सबसे मैच नहीं करेगी, बेरिलियम की प्रॉपर्टी सबसे मैच नहीं करेगी। बेरिलियम का ऑक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, बाकी सब बेस होते हैं। बोरॉन, बोरॉन का ऑक्साइड तो एसिडिक होता है, बाकी सब या तो एम्फोटेरिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी से डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमेशा थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। सो अब अपन क्या लिख रहे हैं 14th ग्रुप में कि भाई देखो कार्बन विल बिहेव डिफरेंट देन अदर्स, तो चलो देखते हैं कैसे उसने डिफरेंट किया, ठीक है। वो स्टेमाइन कैसे हो सकता है, स्टेनाइट होता है ना, टिन है ना, स्टेनस, ठीक है ना, नाम बेटा अपने आप सोचो, मुझे मतलब बताने की जरूरत नहीं है। अब इसमें अपन को पता है चार कौन से पॉइंट होते हैं हमेशा के लिए, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अपने आप लिख लो, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, दूसरा होता है स्मॉल साइज, थर्ड होता है आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और फोर्थ होता है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये रीजन होता है, वो हमेशा ही होता है, एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस। तो इसमें ना कुछ कुछ पार्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कुछ कुछ पार्ट में अपन को पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि कार्बन में कार्बन बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके एलोट्रोप सबसे ज्यादा होते हैं, लाइक दैट वी कैन राइट दैट कि भाई हाँ क्या क्या अपन बता सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपन लिख लेते हैं। इट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तुम लोगों से मुझे एक बात करनी थी, तुम लोगों का मतलब अभी जो बच्चे एग्जाम चल रहा है ना जिनका, उनका एग्जाम कब खत्म हो जाएगा, जिनका एग्जाम चल रहा है, जल्दी से बोलो, कल। और जिनका एग्जाम शुरू होने वाला है उनका कब शुरू होगा, डीएवी का लास्ट है कल, उनका 1 मार्च को खत्म होगा। चलो ठीक है, बस 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 जाने देते हैं, 22 फेब। पता मुझे एक एग्जाम लेना था तुम्हारा, मुझे एक एग्जाम लेना था तुम्हारा, चलो अपन थोड़ा सा वेट करते हैं, अपन उसमें ओसी भी डाल देंगे फिर, चलो कोई बात नहीं, मैं उसको प्लान करूंगा अपने हिसाब से। वैसे टेस्ट ब्लॉक का तो लेना ही है, ये तो भाई मैं एग्जाम के थ्रू ही लूंगा, मैंने आपसे कहा था एग्जाम देना है आपको, ठीक है, तो मैं बताऊंगा। तो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो मैं कर लूंगा, जैसे जैसे मतलब वो एग्जाम वगैरह आएगा ना पास में, मैं सोच रहा था एग्जाम हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अपन ऑफलाइन ही करेंगे उसको, ऑफलाइन, है ना, देखेंगे अपन क्या करना है। अच्छा, एक तो इट हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट कैन ओनली शो, इट कैन शो कोवेलेंसी 4, बाकी सब 6, मतलब शॉर्ट में लिखा जाए तो इसकी कोवेलेंसी जो थी कार्बन की वो 4 थी, बाकी सब 6 शो कर रहे थे, वो अपन ने देखा हुआ है ना। दूसरा पॉइंट अपन लिख सकते हैं, हैज हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो था ना इसका, वो अपन लिखेंगे, देखो भाई इसका बहुत 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 ज्यादा था सिलिकॉन से, फिर जर्मेनियम से ऑलमोस्ट इक्वल टू 10, ऐसे कैटेनेशन प्रॉपर्टी अपन ने लिखा हुआ था, इसका तो बहुत ज्यादा होता है। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी में मुझे थोड़ा सा लिखना था, मतलब अपन ऐसे डिक्टेट करूंगा तो तुम लोग लिखोगे,
मैं क्या चाहता था कि अब इसमें और भी अपन लिख सकते हैं, जैसे बाकी सब ऑक्साइड एसिडिक या एम्फोटेरिक थे, ये न्यूट्रल था। CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, बाकी सब होते हैं, नो हाइड्रोलाइसिस। मतलब वो अपन ने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, बाकी सब होते हैं, ठीक है। नो रिएक्शन विथ वाटर, वो तो काफी सबका नहीं होता, टिन सिर्फ टिन का होता है। वाटर, अल्कली, एसिड, ये मार्जिन से ऊपर लिख देना, मतलब इसको पॉइंट पॉइंट में लिखते जाना, एक एक पॉइंट करके। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक पॉइंट में वाटर का लिख दूंगा, एक पॉइंट में अल्कली का लिख दूंगा, एक पॉइंट में एसिड का लिख दूंगा, मतलब बहुत सारे पॉइंट अपन बना सकते हैं। इट फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन्स, वो भी बना सकते हैं। तो उतना अपन ज्यादा मतलब नहीं लिखने वाले, वो अपन को पहले से पता है, अब बार बार मत लिखवाओ एक ही चीज, इसलिए मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लिखते हैं जो अपन को नहीं पता होगा, या जो अपन को नहीं, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। टेट्रालाइड इसके हाइड्रोलाइज नहीं होता है। CO न्यूट्रल होता है, ये कई बार पढ़ चुके हैं। कार्बन का रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, अल्कली के साथ, अभी देखा अपन ने। ना तो एसिड के साथ रिएक्शन होता है, ना अल्कली के साथ रिएक्शन होता है। सिलिकॉन रिएक्ट किया अल्कली के साथ, टिन भी किया, लेड भी किया। तो अपन कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा लिखो इसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टी अपन को पता है, कल मैंने आपको मतलब लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज कैटेनेशन। द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म bonds with its own atom and with different atom of same bond energy or same bond strength. चलो लिखते हैं अपन है, कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, थोड़ा लिखो आप, कार्बन हैज अ, इसमें लिखना है, वो अलग लिख लेना, वो पॉइंट्स इसके आप बना लेना अपने, अपन कैटेनेशन को डिस्कस करना चाहते हैं। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म, कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म p pi p pi, carbon has a unique property to form p pi multiple bonds, p pi multiple bonds, p pi multiple bonds with itself, multiple bond with itself and with other atoms of small size, with itself and with other atoms of small size. And with other atoms of small size. Right? P pi multiple bond with itself and with other atoms of small size. Heavier elements do not form. Heavier elements of the group. Other elements लिख सकते हैं अपन. Other elements of the group, जो बाकी एलिमेंट्स है ना ग्रुप के, उनकी बात कर रहे हैं अपन. हेवियर का मतलब वही होता है, टॉप टू बॉटम की बात कर रहे होते हैं आप, राइट ना? सो अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप do not form p pi bonds. Other elements of the group do not form p pi bonds because do not form p pi bonds because their atomic orbitals, because their atomic orbitals are too large, because their atomic orbitals are too large, because their atomic orbitals are too large. Atomic orbitals are too large, so do not show effective overlapping. मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, सिलिकॉन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, बिकॉज
इनके p ऑर्बिटल्स जो होंगे वो काफी बड़े होते हैं, तो इनके साथ जो ओवरलैपिंग करेंगे इनके p ऑर्बिटल दूसरे एटम के साथ जो ओवरलैपिंग करेंगे वो अच्छा इफेक्टिव नहीं होगा। डू नॉट शो इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब है वहां पी पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, और यही रीजन होता है कि इसमें मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। आगे लिखते हैं अपन, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, पैराग्राफ चेंज कर लेना, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ड्यू टू द property of catenation and p pi bond formation, property of catenation and the p pi bond formation, p pi bond formation, carbon is able to show, carbon is able to show largest number of, carbon is able to show due to the property of catenation and p pi bond formation, carbon is able to show maximum number of allotropic modifications, इसके सबसे ज्यादा एलोट्रोप्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, कुछ अपन कंपाउंड्स लिखते हैं कार्बन के, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड जैसे थोड़ा थोड़ा अपन लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे अपन। जैसे एक होता है डायमंड, एलोट्रोप्स की बात कर रहे हैं अपन, डायमंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है डायमंड का, दैट इज 3600 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट 4000 केल्विन, एंड इट्स डेंसिटी इज वी नो ऑलरेडी नो दैट डेंसिटी अपन पहले लिख चुके हैं 3.51 ग्राम पर दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, दैट वाज इट डेंसिटी। कार्बन का जो डेंसिटी होता है वी आर एबल टू राइट दैट। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बॉन्ड लेंथ वगैरह पढ़ेंगे। द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज दैट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मतलब वो डबल बॉन्ड मैंने इसलिए हटाया कि आपको लगे ना कि वो डबल बॉन्ड कार्बन से बना रहे हैं, आप ये ऐसे बता रहे हैं कि मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताए कार्बन के, राइट। अपन ने पहले भी पढ़े हुए हैं ये बताया कि भाई अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp हाइब्रिडाइज्ड, सो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा, ठीक है ना। अब ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, फिर मैं दोनों के स्ट्रक्चर बना दूंगा। अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, ग्रेफाइट में लिखेंगे अपन तो इट विल बी लाइक दिस, दैट इज, अभी ग्रेफाइट में क्या होगा ना, देयर विल बी टू पाइप, इट हैज अ हेक्सागोनल शेप, हेक्सागोनल शेप है ना, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल शेप होता है, मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि देखो भाई ग्रेफाइट में ना ऐसे हेक्सागोनल शेप होते हैं उसके, हेक्सागोनल शेप होता है, और डायमंड में इट इज टेट्राहेड्रल शेप, डायमंड में उसमें टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि यहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं ऐसे, ग्रेफाइट में यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे, ग्रेफाइट में अपन कहेंगे भाई ग्रेफाइट इज लाइक दिस, तो दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे। यहाँ सारे के सारे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे के सारे, इससे भी 4 बॉन्ड हो जाएंगे, इससे भी 4 बॉन्ड होंगे, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा। तो इसका बॉन्ड लेंथ तो सिंगल बॉन्ड है 54 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है, लेकिन ग्रेफाइट में दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे, एक ही स्ट्रक्चर में तो अलग होगा, लेकिन ये लेयर्स के फॉर्म में होता है, तो मैं ग्रेफाइट के लेयर्स बना देता हूँ। ग्रेफाइट का जो लेयर्स होगा वो ऐसे होता है, और अपन ऐसे कर लेते हैं क्योंकि वो लेयर्स के फॉर्म में होता है। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा लेयर्स बना देंगे अपन ग्रेफाइट का, भाई ऐसे लेयर्स हो जाएगा, तो ये ना इन दोनों इधर भी ऐसे लेयर्स होगा,
अब देखना अपन क्या बोल रहे हैं कि इसमें अपन क्या बोल रहे हैं ग्रेफाइट के। भाई ग्रेफाइट हेक्सागोनल तो होता है, लेकिन ये ना लेयर्स के फॉर्म में भी होता है। तो लेयर्स के बीच में ना गैप होता है, गैप होता है, इसलिए वो स्लिपरी होता है ग्रेफाइट, राइट ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, इसका मतलब है आप इन दोनों कार्बन एटम को ऐसे अटैच करोगे, इन दोनों को अटैच करोगे, इन दोनों को अटैच करोगे, मतलब ये कार्बन ना, एक कार्बन आपस में ना एक ही एक्सिस पे, इसका कार्बन और नीचे वाले का कार्बन एक ही एक्सिस पे लाई करेंगे ऐसे। ये हेक्सागन इधर भी है और ये हेक्सागन इधर भी है। बट इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, दो हेक्सागोनल लेयर के बीच में, ये 3.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। मतलब ये गैप काफी ज्यादा होता है, ये 3.40, जबकि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो बहुत छोटे होते हैं। तो अपन कहेंगे अगर अपन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ देखें इसके ग्रेफाइट के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो ग्रेफाइट में होते हैं, वो होता है 1 पॉइंट, इधर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगा, सो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ लिखूंगा मैं, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ in graphite is in graphite is 1.415 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो ये होता है, बट 3.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट बिटवीन द hexagonal layers, between the layers, gonal layers। तो लेयर्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, काफी ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो थोड़ा स्लिपरी जैसे होता है। तो स्लिपरी है, अमरफस नहीं है, अमरफस इज डिफरेंट। दोनों ही क्रिस्टलाइन है, मैंने आपको पहले ही लिखवाया था। और वेरी फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने यही लिखा हुआ है कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यही लिखा था अपन ने, राइट ना। दो टाइप का क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। अमरफस में अपन ने लैम्प ब्लैक लिखा था और चारकोल लिखा था, वुड चारकोल एंड एनिमल चारकोल। वो देखेंगे अपन कैसे बनता है। थर्ड में बात करूंगा अमरफस की। मैंने जितना लिखवाया आपको, उससे आपको आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वो आपसे बॉन्ड लेंथ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक लेयर में एक ही टाइप के बॉन्ड लेंथ होंगे, अलग अलग होंगे। तो अपन कहेंगे अगर एक ही लेयर की बात करोगे तो एक जैसे बॉन्ड लेंथ होंगे, वो ये होंगे। बट अगर टोटल ग्रेफाइट में पूछोगे तो दो टाइप के बॉन्ड लेंथ बताऊंगा, एक बिटवीन अमंग द एक वन लेयर एंड अमंग द टू लेयर्स। टू लेयर्स के बीच में जो होगा वो 3.4 होगा। डायमंड में सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे होते हैं, 1.454 एंगस्ट्रॉम। और डिटेल में इनका स्ट्रक्चर, पूरा लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो है, वो 12th क्लास में सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन को इतना आना चाहिए। अब अपन अमरफस की बात करते हैं। अमरफस, वी नो दैट इट इज द इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द सॉलिड, दैट इज कॉल्ड अमरफस। तो चलो अमरफस की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा अमरफस आपको बोलूंगा, डिक्टेट कर देता हूं। तो अमरफस में अपन लिखेंगे कार्बन एग्जिस्ट, आप लिखेंगे अमरफस में, पहले ये बना लो, फिर मैं अमरफस को थोड़ा डिक्टेट कर देता हूं। कार्बन एग्जिस्ट एज, अपन को पता है कैसे है। एक तो अपन ने चारकोल लिखा था एंड लैंप ब्लैक लिखा था, ठीक है ना। चारकोल भी अपन को पता है क्या होता है, तो चारकोल कैसे बनता है वो देख लेते हैं, क्योंकि वुड चारकोल भी होता है, एनिमल चारकोल भी होता है। तो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अपन क्या करते हैं, अमरफस बनाने के लिए वुड चारकोल की बात कर लेते हैं। वुड चारकोल मैं वुड चारकोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे, आयरन वेसल। ये आयरन वेसल ले लेंगे और इसको ना, इसमें वुडन ब्लॉक्स डाल देंगे। ये वुडन ब्लॉक्स, ऐसे बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स डाल देंगे और इसको ना कवर कर दिया। इसके अंदर जो एयर था उसको भी थोड़ा निकाल दिया and heated in absence of air, heated in absence of air, of air। जब अपन वुड को हीट करेंगे ना, तो इसमें से वाटर निकलेगा,
राइट, इसमें से वाटर, जो वुड से वाटर निकलेगा ना वो वाटर आएगा और ये धीरे धीरे मेल्ट होके किसमें कन्वर्ट होंगे, ब्लैक चार में कन्वर्ट होंगे, ये ब्लैक चार में कन्वर्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा इधर वो भी होगा, ये तो ब्लैक चार बन जाएगा अपने पास और यहां पर थोड़ा सा लिक्विड पार्ट भी आएगा। दैट लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड, द लिक्विड जो बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल, MEOH होता है, ऐसे बन जाता है। मिथेनॉल मतलब MEOH, मिथाइल ग्रुप है, CH3OH लिखा मैंने है, मिथाइल अल्कोहल, ये ME हटा दिया, ये बन जाएगा। इसलिए अपन ना वुड चारकोल को, है ना, इसको ना वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। ये मिथेनॉल बना ना, इसलिए अपन इसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इसको अपन कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। तो मैं थोड़ा डिक्टेट कर देता हूं इसको और डायग्राम से थोड़ा सा अपन को याद रहेगा कैसे आपने अमरफस में बनाया था वुड चारकोल। तो लिखते हैं, चलो लिखो, हीटिंग वुड, आप उसको लिख भी लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप लिखो हीटिंग वुड इन क्लोज्ड आयरन वेसल, हीटिंग वुड इन क्लोज्ड आयरन वेसल in absence of air is called, in absence of air is called destructive distillation of wood. Heating wood in closed vessel in absence of air is called destructive distillation of wood. The black material left after distillation, the black material left after distillation is called wood charcoal. The black material left after distillation is called wood charcoal, is called wood charcoal. ठीक है ना? And the liquid, and the liquid is methyl alcohol, and the liquid is methyl alcohol, bracket में अपन लिख देंगे, that is called a wood alcohol. That's why methyl alcohol is poisonous, and the liquid is called methyl alcohol, that is wood alcohol, bracket में लिख देना उसको wood alcohol. Similar treatment of animal bones, similar treatment of animal bones will give animal charcoal. Similar treatment of animal bones will give animal charcoal. एनिमल चारकोल तो बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज होता है, वुड चारकोल नहीं होता। वुड चारकोल तो शू पॉलिश वगैरह ऐसे बना लेते हैं, पर लैम्प ब्लैक भी शू पॉलिश से बन जाता है। वुड चारकोल लेकिन वो जो होता है रोड वोड बनाने के काम भी होता है चारकोल, ब्लैक टार ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन पेट्रोलियम एंड बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में हाइड्रोजन काफी कम होता है ना, हाइड्रोजन काफी कम होता है, इसलिए बेंजीन को जब अपन बर्न करते हैं ना तो इसमें बहुत ज्यादा ब्लैक स्मोक आता है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बहुत कम होता है। सो पेट्रोलियम एंड बेंजीन लिखो, पेट्रोलियम एंड बेंजीन, हाँ दे विल बी, मतलब डिफरेंट टाइप के एलोट्रोप बना रहे हैं अपन, तो हमारे फर्स्ट में भी बना लिया अपन ने, ये चारकोल बना लिया। अब अपन लैम्प ब्लैक की भी बात कर लेते हैं, किसको लैम्प ब्लैक बोलते हैं ना, फोर्थ टाइप का ऐसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको फोर्थ पॉइंट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फोर्थ पॉइंट कर दो है ना। सो पेट्रोलियम एंड बेंजीन ऑन हीटिंग इन इस insufficient air, petroleum and benzene on heating in insufficient air gives out the smoke, उसमें बहुत ज्यादा स्मोक आता है। तो अगर कभी अपन से कहा भी जाए कि किसी कंपाउंड को ना हाइड्रोकार्बन को बर्न किया और उसमें से बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का परसेंटेज काफी कम था उसमें। So petroleum and benzene on heating in insufficient air gives out smoke which can be collected in the form of black powder.
smoke which can be collected in the form of black powder known as lamp black. Known as lamp black. Used for making the printer ink and shoe polishing. Used for making the printer ink and shoe polish. Making printer ink and shoe polish. ये अपना फोर्थ पॉइंट था. अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना. थोड़ा सा क्योंकि अपन ने फुलरिन के बारे में कोई बात नहीं की ना. फुलरिन तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो अपन ने लिखा था, शुरू में ही लिखा था फुलरिन इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म. तो अपन फुलरिन के बारे में बात करेंगे. दैट इज रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन. सबसे ज्यादा रिसेंटली तो यही डिस्कवर हुआ अभी 2000 में ना, फुलरिन डिस्कवर हुआ. तो अपन बताएंगे फ्लोरीन कैसे बनता है. अपन क्या करते हैं, फ्लोरीन के लिए ग्रेफाइट लेते हैं और इसको अपन बर्न करेंगे ग्रेफाइट को इन द इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक आर्क. और उसमें ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए वरना कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. इन हीलियम या नियॉन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम एंड नियॉन, एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम एंड नियॉन. तो यहाँ पर ना अपन को ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द वेपर्स ऑफ वेपर. यहाँ पर वेपराइज हो जाएगा. कार्बन एंड गैसियस स्टेट लिख लेते हैं, वेपर ही लिखते हैं, ठीक है. द वेपर्स ऑन दीज वेपर्स ऑन कंडेंसेशन. कंडेंसेशन ना अगर तो वेपर्स मिलेंगे, जब अपन उसको कंडेंसेशन करेंगे तो विल गेट द फुलरिन. और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फुलरिन मिलते हैं और अपन ने उसको CN लिखा हुआ है फुलरिन को. CN इसलिए बिकॉज वेयर N रिप्रेजेंट्स and represent, yeah, signifies लिख लेते हैं अपन, signifies the number of vertex in fluorine. जो भी फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे अपन, उसमें जो नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे वो रिप्रेजेंट करता है N, कि कितने वर्टेक्स प्रेजेंट है, राइट. तो वो रिप्रेजेंट करेगा अपन को फ्लोरीन. अब अपन क्या करेंगे, इसमें N का वैल्यू ना 60 से लेके 540 तक हो सकता है, बट मोस्टली C60 और C70 होता है. 540 भी मतलब बना सकते हैं अपन, वो डिपेंड करता है. सबसे पहले मतलब जो घर में भगवान के पास दिया जलाते हैं ना, पर भगवान के पास क्या वैसे भी अपन दिया जलाते हैं. तो जो दिया जलाएंगे ना अपन, तो दिए में जो बर्न होके ऊपर जो ब्लैक डिपॉजिट होता है ना, लैंप ब्लैक, उसमें भी बहुत बहुत कम ट्रेसेस ऑफ फ्लोरीन होता है. वैसे डिस्कवरी वहीं से हुआ था, ठीक है ना. तो उसमें भी बहुत कम ट्रेसेस में फ्लोरीन होता है. तो वहां से डिस्कवर हुआ. और फ्लोरीन में अपन को इसलिए उसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसका ये सुपर कंडक्टर होता है एट 18 केल्विन. कम से कम थोड़ा टेम्परेचर, अब तक अपन सुपर कंडक्टर काफी लो टेम्परेचर पे ही बना रहे थे, अब अपन को थोड़ा और हायर टेम्परेचर पे मिल गया सुपर कंडक्टर, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है. चलो देखते हैं अपन. तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन, जो मेनली यहां पर होंगे ना, मेनली इन CN the N is equal to 60 और 70. मतलब C60 होता है या फिर 70 होता है. CN is, अपन ऐसे कर देते हैं, CN is C60 और C70. वैसे लिख लेते हैं C60 एंड C70, मतलब मेनली यही बनते हैं फ्लोरीन से. तो लिखो भाई, एंड ट्रेसेस ऑफ फ्लोरीन विद एंड ट्रेसेस ऑफ फ्लोरीन. So mainly in CN is C60 and C70 and traces of fluorine with even number of carbon atom. And traces of fluorine with even number of carbon atom
even number of carbon atoms up to 540. Up to 540. Up to 540. They have a cage-like structure. They have a cage-like structure. They have a cage-like structure. एग्जाम्पल लिखते हैं अपन C60 की बात करते हैं. C60 का स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली फुटबॉल के जैसा होता है. अगर आप फुटबॉल को ध्यान से देखोगे ना, सभी ने देखा होगा फुटबॉल, तो वो स्पेरिकल शेप इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, ऐसे बॉक्सेस होते हैं. 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के बॉक्सेस होते हैं. तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहां पर जो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना, दे आर लाइक दिस. तो वो क्या बोलते हैं अपन से कि ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है, ये 5, ये मेंबर्ड लिख रहा हूं मैं. Each 6-membered ring is attached with 3 6-membered and 3 5-membered ring. बट जो 5-membered ring होता है ना, वो सारे के सारे 6-membered ring से अटैच होते हैं. जो 5-membered ring होंगे ना, वो सारे के सारे 6-membered ring से अटैच होते हैं. तो ऐसे लिख सकते हैं उसको. वो सारे के सारे 6-membered ring से अटैच होते हैं. तो 5 मेंबर्ड सारा का सारा 6 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड होगा. 1 2 3 4 ऐसे 5 फेस है तो 5 होंगे. लेकिन 6 मेंबर्ड 3 5 मेंबर्ड और 3 6 मेंबर्ड से अटैच्ड होते हैं. तभी तो वो स्फेरिकल शेप आता है. और फिर अपन को पता है भाई, इसका मतलब है अगर 5 और 6 मेंबर्ड है तो अलग अलग बॉन्ड एंगल होंगे. अलग अलग बॉन्ड एंगल होंगे तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होंगे. मतलब जैसे ग्रेफाइट और डायमंड में आप बोल रहे थे ना कि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल, इसमें नहीं होंगे. बॉन्ड लेंथ सारे इक्वल. बॉन्ड एंगल अलग है तो बॉन्ड लेंथ अलग होगा. ठीक है ना. तो अपन इसको वर्ड्स में लिखते हैं. फुटबॉल देख के आप देख लोगे, आप फुटबॉल को देख लेना, आपको बिल्कुल फुल रिंग जैसे स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. चलो लिखो C60 कंटेन. अब ये 60 जो है वो वर्टेक्स है, अपन ने लिख लिया यहाँ पर. N सिग्निफाइज द वर्टेक्स. C60 contain 26 membered ring and 12 5-membered ring. So C60 contain 26 membered ring and 12 5-membered ring. सिक्स मेंबर्ड रिंग 3 6 मेंबर्ड से अटैच्ड होगा और 3 5 मेंबर्ड से अटैच्ड होगा. बट अ 5 मेंबर्ड रिंग सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से अटैच होंगे. तो ये आप लिख दो, ये आप लिख देना अपने आप से. Each 6-membered ring is attached with 3 6-membered and 3 5-membered ring. वो अपने आप लिख लो. And each 5-membered ring is attached with 6-membered ring. लिख लो भाई. अब मैं इसको हटाऊंगा. अब इसमें तो देखो ये बेंजीन जैसे बन रहा ना, आपने लिख लिया होगा. Each 6-membered ring is attached with 3 6-membered and 3 5-membered, but each 5-membered ring is attached with only 6-membered ring. ठीक है ना. राइट.
तो अपन आगे लिखते हैं ऑल कार्बन एटम्स। अगर आप देखोगे तो मैंने डबल बॉन्ड बना रहा था मैं ऐसे। सो ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized। sp2 hybridized। all carbon atoms are sp2 hybridized, but the carbon carbon bond length तो दो टाइप से होता है। 143.5 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर्स, तो मैं 1.435 भी लिख सकता था, ठीक है चलेगा। नैनोमीटर्स में लिखोगे तो ऐसे भी चलेगा, हम उसे खुद ही कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉम यूनिट में। एंड 138.3 नैनोमीटर्स, ये दो टाइप के बॉन्ड लेंथ होते हैं। सो इसमें ऑब्वियस सी बात है इस अगर अपन से कोई पूछेगा फुलरीन में एक ही टाइप के बॉन्ड लेंथ होते हैं क्या, हाउ कैन यू से दैट? अगर बॉन्ड एंगल अलग अलग है तो, और बॉन्ड एंगल तो अलग अलग है ही, क्योंकि 6 मेंबर भी और 5 मेंबर भी है, तो बॉन्ड एंगल तो अलग अलग होंगे ही, तो फिर बॉन्ड लेंथ भी अलग होंगे। वो तो अपन ने पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग में कि भाई अगर बॉन्ड एंगल अलग अलग है, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वहां बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, ठीक है ना, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। सो यहां पर बेंजीन जैसे बन रहा है ना स्ट्रक्चर, सो इट इज एरोमेटिक इन नेचर। It is an aromatic molecule with 60 vertex. Aromatic molecule with the 60 vertex, वो तो अपन को पता है, वो नंबर में ही आपने बता दिया था कि वो 60 vertex होते हैं उसमें, with the 60 vertex. तो फुलरीन में C60 मेनली जो होता है वो C60 और C70 होते हैं, और 540 मतलब तक नंबर हो सकता है कार्बन का। और जो नंबर लिखा होता है वो वर्टेक्स होते हैं, मतलब ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं इनको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें 60 वर्टेक्स होंगे। अब जो C60 है, जो स्पेरिकल होते हैं, वो बॉल्स जैसे होते हैं, फुटबॉल जैसे उनका शेप होता है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होता है। फुलरीन में हर एक 6 मेंबर्ड, 3 6 मेंबर्ड और 3 5 मेंबर्ड से अटैच्ड होते हैं, लेकिन 5 मेंबर्ड सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग से अटैच्ड होता है। तो ऑब्वियसली बात है जितने फेस होंगे उतने 6 मेंबर्ड होंगे। फिर अपन ने कहा भाई देखो इसमें ना 26 मेंबर्ड रिंग होते हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं C60 में। ऑल कार्बन आर sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, सारे के सारे डबल बॉन्ड ऐसे होंगे, तो अपन sp2 बना देंगे। डबल बॉन्ड ये सब sp2 हो जाएंगे। वी कैन राइट लाइक दिस, सारे के सारे कार्बन sp2 होते हैं। अब अलग अलग रिंग के साइज है तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा, और ये एरोमेटिक होता है, और C60 था तो 60 वर्टेक्स होगा, ये तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया। आगे लिखते हैं अपन। सो फुलरीन्स हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, ये अपन को पता चल गया, जैसे बेंजीन में होता है एरोमेटिक। तो हो सकता है कभी अपन से पूछ ले बताओ which of the following have aromatic character, इनऑर्गेनिक बेंजीन आंसर में दे दें तुमको, क्योंकि इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हो सकता है एरोमेटिक, राइट? तो अपन वैसे बता सकते हैं। आगे चेक करते हैं। The spherical fullerenes are called buckyballs। अगर स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल फुलरीन, उनको अपन बकी बॉल्स बोलते हैं। सिलिंड्रिकल फ्लोरीन भी होता है, लेकिन उसमें फिर नंबर्स बढ़ेगा कार्बन का। सिलिंड्रिकल फ्लोरीन होगा तो वो ट्यूब्स के फॉर्म में होता है, अपन उसे नैनो ट्यूब्स भी बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ वर्टेक्स बढ़ेंगे, स्पेरिकल में कम होता है। सिलिंड्रिकल अपन उनको बाकी, मतलब आप बोल सकते हैं बकी ट्यूब्स या नैनो ट्यूब्स, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और बकी ट्यूब्स शीट लाइक भी होता है।
मतलब शीट के फॉर्म में भी होता है फ्लोरीन। या इसको अपन प्लेनर भी बोलते हैं। जो प्लेनर फ्लोरीन होता है ना, दे आर कॉल्ड ग्राफीन, उसको अपन कहते हैं ग्राफीन। तो लिखते हैं अपन ग्राफीन एज अ प्लेनर फ्लोरीन, अपन को पता है, और ग्राफीन होगा, हाइब्रिडाइजेशन सबका वही रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अपन को बताने की जरूरत नहीं है। जो शीट लाइक होगा वो ग्राफीन होगा, ठीक है। ग्राफीन में थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रैकेट में एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सेंटेंस डिक्टेट करता हूं, आप उसे लिख दीजिए। इट इज डेंसली पैक्ड कार्बन, इट इज डेंसली पैक्ड कार्बन in a honeycomb, उसका honeycomb like स्ट्रक्चर होता है उसका, honeycomb like crystal lattice। lattice honeycomb like crystal lattice। जो C540 होता है वो ग्राफीन ही होता है। ये बात थोड़ा सा लिख लेते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। पॉइंट ए फ्लोरीन में जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, फ्लोरीन रिएक्ट विद अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल, आप C60 ले सकते, इट फॉर्म्स K3C60, पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर पाएगा। और ये K3C60 होता है ना, विच बिहेव एज, आप लिखो भाई, मैं डिक्टेट कर देता हूं, विच बिहेव एज सुपर कंडक्टर बिलो 18 केल्विन। यही इसका इंपॉर्टेंस था, सुपर कंडक्टर बिलो 18 केल्विन, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अपने लिए। सो फ्लोरीन का कौन सा फॉर्म सुपर कंडक्टर जैसे बिहेव करता है वो अपन को पता होना चाहिए। ऑल फ्लोरीन्स आर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, ऑल फ्लोरीन्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, all fullerenes are covalent compounds, all fullerenes are covalent compound, ठीक है, all fullerenes are covalent compound, so dissolve in organic solvents, all fullerenes are covalent compound, so dissolve in organic solvents, all fullerenes are covalent compounds, so dissolve in organic solvents, ठीक है ना, so dissolve in the organic solvents। K3C60, that is only a formula, that is a fullerene है, अपन उसको ऐसा कोई नाम नहीं होता बेटा उसका, K360 का, उसको भी अपन फ्लोरीन ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना, उसको बी में लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0 बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म ग्रेफाइट होता है, कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म मैंने आपको पहले बताया हुआ है ग्रेफाइट होता है, जब अपन ने लेटिस एनर्जी पढ़ा, बॉन-एबर साइकिल। So graphite is the thermodynamically most stable form of carbon.
ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, ये अपन को पता है। ठीक है, दूसरा अपन चेक कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड अगर है, दिस इज नॉट अ एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एलिमेंट तो है लेकिन एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। ये जीरो होता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और नॉट लगाने का मतलब होता है 298 केल्विन पे, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर अपन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन लिखेंगे 38.1, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। उससे अच्छा तो डायमंड था, सबसे ज्यादा स्टेबल तो ग्रेफाइट है, क्योंकि इसमें तो जीरो नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब इसको इतना एनर्जी देंगे, इतनी एनर्जी ज्यादा होती है फ्लोरीन की ग्रेफाइट के कंपैरिजन किलोजूल पर। एलिमेंटल फॉर्म्स वो होते हैं जिनकी, राइट ना, अगर एलोट्रोप्स होते हैं तो एलिमेंटल फॉर्म वो होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कहेंगे अपन थर्मोडायनेमिकली। थर्मोडायनेमिकली मतलब उसको एनर्जी देंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल फॉर्म। अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन लिखो, अ वेरी प्योर इज इट 19 और 1.9, कहां पर है ये बताओ, तो दिख नहीं रहा, तो 1.9 बोलते रहा हूं बार बार। ठीक है, चलते हैं। तो अपन लिखेंगे a very pure form of carbon obtained from sugar charcoal. A very pure form of carbon obtained from sugar charcoal is called, a very pure form of carbon obtained from sugar charcoal is called, अपन को पता है शुगर चारकोल है, वो केन शुगर जो गन्ने के फैक्ट्री में होता है ना, शुगर फैक्ट्री में वो जो बचा हुआ होता है उसको इन एब्सेंस ऑफ एयर अपन हीट करेंगे। वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर चारकोल इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब द इम्प्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ना, वो पॉन्ड्स का ऐड आता ना, वो छोटा सा बॉल डालते हैं, पानी एकदम क्लियर हो गया, वो यही होता है एक्टिवेटेड चारकोल। वो कभी कभी लिखा भी होता है, क्रीम में भी लिखा होता है, जो अपन फेस क्रीम लगाते हैं ना कि हमारे क्रीम में एक्टिवेटेड चारकोल है, तो उसी का तो ऐड होता है क्रीम का, पॉन्ड्स क्रीम का। तो अगर अपन फेस पे लगाएंगे तो चमकेगा अपना फेस सारा कुछ, चमकता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा लिखा होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। तो ये तो था अपना, अब अपन फिजिकल, अब कार्बन पे आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। थोड़ा सा इस चैप्टर में कार्बन और सिलिकॉन है मेनली, तो अपन थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देख लेते हैं ना, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। थोड़ा सा कार्बन के बारे में अपन को ज्यादा पढ़ना होगा इस चैप्टर। सो प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, और इससे सभी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, अपन को पता है जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं इसके अलावा अपन को कुछ और नहीं चाहिए इन और। सो प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, तो लिखते हैं अपन पॉइंट 1। ठीक है, चलो लिखो, कार्बन कंबाइंस विद हेलोजेंस टू फॉर्म, अपन सिर्फ अब कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन कंबाइंस विद हेलोजेंस, ये हेलोजन, टू फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CF4 भी होता है, Cl4 भी होता है, Br4 भी होता है, और CI4 भी होता है, ये सब होता है, बट कोई हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। एंड इवन मिक्स्ड हैलाइड्स भी होते हैं, एंड मिक्स्ड हैलाइड्स मतलब अगर हम इसमें 1 मोल Cl2 डाल दें और 1 मोल F2 डाल दें टू फॉर्म टेट्राहेलाइड्स, कार्बन रिएक्ट्स विद हेलोजन टू फॉर्म टेट्राहेलाइड्स, तो वो ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं मिक्स्ड हैलाइड्स। मिक्स्ड हैलाइड का मतलब है अपन इसमें 1 मोल Cl2 डाल देते हैं, 1 मोल F2 डाल देते हैं, तो दोनों ही बन जाएंगे अपने पास। जैसे CF3 लिखा ना अपन ने, तो ऐसे लिख देंगे CFCl3 बन गया, या फिर अपन कहेंगे
CF2Cl2 बन जाएगा, ऐसे कर, या CF3Cl बन गया, इस टाइप से बन जाएगा। नॉट ओनली Cl और दूसरे भी बन जाएंगे, मतलब CCl2Br2 बन जाएगा, या CClBr3 बन जाएगा, ऐसे ना एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग टाइप के हेलोजेंस भी हो सकते हैं, सेम टाइप के ही नहीं, अलग अलग टाइप के हेलोजेंस भी हो सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। सो इट फॉर्म्स टेट्राहैलाइड्स, है ना, और मोस्ट ऑफ देयर दीज आर कॉल्ड ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दे आर फ्रीऑन्स ना, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। चलो लिखते हैं अपन, है CCl4 जो होता है ना, CCl4 इज यूज्ड, लिखेंगे अपन, CCl4 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। CCl4 is used as fire extinguisher ना, है ना, अंडर द नेम ऑफ पायरीन, अपन उसे ना एज पायरीन बोल सकते हैं। उसका कॉमन नेम है CCl4 का, ये पायरीन, अंडर द नेम ऑफ पायरीन। मतलब उसको डायरेक्टली नहीं बोलते अपन कि उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अपन बोलते हैं अच्छा पायरीन ऐड कर रखा है हमने उसमें। और वो पायरीन क्या होता है, तो अपन से कई बार पूछते हैं व्हाट इज पायरीन। पायरेक्स ग्लास होता है पायरीन, राइट ना, पायरेक्स ग्लास में अपन बोरॉन का वो कोटिंग करते हैं, पायरेक्स ग्लास होता है, और पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को होता है। नेक्स्ट लिखिए अपन, ये CF2Cl2 ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2 एज अ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेटर में यूज करता है ना, इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट अंडर द नेम ऑफ फ्रीऑन, और उसको अपन बोलते हैं फ्रीऑन। एज, इसको भी अपन ऐसे लिख देते हैं, अंडर द नेम ऑफ, एक्चुअली उसका नाम जो होता है कॉमन नेम ऑफ फ्रीऑन होता है, नेम ऑफ फ्रीऑन, तो अपन लिख देंगे भाई ठीक है, ये फ्रीऑन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। अब एक छोटा सा पार्ट अपन लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 है इसका, दैट इज कार्बाइड्स। कार्बाइड्स जनरली अपन कहेंगे भाई देख, 3 टाइप के कार्बाइड्स होते हैं। एक तो होता है आयनिक कार्बाइड्स, पहले इसको ही लिख देता हूं पूरा। जो आयनिक कार्बाइड्स होंगे ना, उनको अपन सॉल्ट टाइप कार्बाइड भी बोलते हैं, आयनिक कार्बाइड्स को। तो मिथेनाइड्स भी होता है, एसिटाइड्स भी होता है, और एलाइलाइड्स भी होते हैं। मिथेनाइड्स, एसिटाइड्स और एलाइलाइड्स, ये 3 टाइप के होते हैं। अब अगर ये मेनली मतलब 3 टाइप के होते हैं ये, तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा देखो भाई, मिथेनाइड्स का मतलब है वो कार्बाइड जिनके हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनता हो, उसको अपन मिथेनाइड्स बोलेंगे। वो कार्बाइड्स जिनके हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बनता हो, भाई मीथेन अपन को पता है क्या होता है, एसिटिलीन भी पता है, थोड़ा तो पता ही हुआ है, आईयूपैक नेम पढ़ा ही हुआ है अपन ने। और एलाइलाइड्स का मतलब एलाइलिक ग्रुप भी बताया हुआ है आपने, ऐसे डबल बॉन्ड होना चाहिए, 3 कार्बन होंगे कम से कम एलाइलाइड्स में, ये एलाइलाइड्स 3 कार्बन होने चाहिए कम से कम, उनको अपन एलाइलाइड्स बोलते हैं। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनके प्रिपरेशन में मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि भाई कार्बाइड से भी इनको हाइड्रोलाइज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, वहां स्ट्रक्चर वगैरह सब बताऊंगा। वही अपन को मेनली, क्योंकि उतने ही अपन को मेनली पढ़ने होते हैं कार्बाइड्स, तो वो वहां पर मैं आपको सारे कुछ कार्बाइड्स बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। एक तो बेरिलियम कार्बाइड होता है, जिसके हाइड्रोलिसिस से, ये एलाइलाइड्स है ना, अरे लिख लेते ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया तो है, लाइलिक ग्रुप बोलते रहता, तो अपन स्पेलिंग लिख लेते, कोई बात नहीं। एक तो बेरिलियम कार्बाइड होता है, दूसरा एल्यूमिनियम कार्बाइड होता है, इनसे, इनके हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनता है। फिर कैल्शियम कार्बाइड होता है, स्ट्रोंशियम कार्बाइड होता है,
बेरियम कार्बाइड होता है, मैग्नीशियम कार्बाइड भी होता है ऐसे। तो इससे एसिटिलीन बनता है इसके हाइड्रोलिसिस से। मतलब अब चलो एक आध तो बता ही देंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी बता देंगे, वो ठीक रहेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा एल्यूमिनियम कार्बाइड भी लिख सकता हूं, Al2C3 होल थ्राइस ऐसे। अब देखना, और एलाइलाइड्स में एक ही लिखना होता है आपको, Mg2C3। अब देखना उसमें ना, जैसे हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा हूं मैं, तो देख अपन क्या करेंगे, आपने लिखा Be2C, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे क्या करना है, पानी डालना है, मैं CH4 बना दूंगा और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना दूंगा मेटल। ये हाइड्रोलिसिस ही तो है। तो कितने बेरिलियम थे? 2, टोटल ऑक्सीजन 4, लेवल बैलेंस हो गया हाइड्रोलिसिस। मुझे पता था कि बेरिलियम कार्बाइड मीथेनाइड्स मतलब मीथेन बनाता है, इसलिए मैं इसको मीथेनाइड कहूंगा। अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बाइड होगा ना, और कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, पहले बताया मैंने इसको, तो अपन कहेंगे भाई एसिटिलीन मतलब C2H2 बनता है और CaOH होल ट्वाइस बनता है, ये लेवल। अच्छा, इसके हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन बनता है, तो इसलिए मैं इसको एसिटालाइड बोलूंगा, इसलिए अपन उनके नाम। इनके हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनता है, इनसे एसिटिलीन बनता है, इससे एलाइलाइड्स बनता है, एलाइलिक ग्रुप बनेगा। तो अपन कहते हैं ठीक है, वो एलाइलाइड्स हो गए। इनके स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, वो सारी चीजें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बनाना होता है ये अपन। तो ये हाइड्रोलिसिस था, आप लिख भी सकते हो हाइड्रोलिसिस में। मैग्नीशियम भी लिख लेते हैं, वो एक है तो कम से कम एक वो भी तो बताओ। इसको अगर अपन ऐसे लिखेंगे ना हाइड्रोलिसिस, तो मैं इसको ऐसे बना, ये ऐसे बनता है, प्लस MgOH, ये लगा। कितने ऑक्सीजन चाहिए अपन को उधर, तो मैग्नीशियम 2 थे तो अपन को 4 चाहिए, ये लो बैलेंस कर, ये अपन ने बैलेंस कर एलाइलाइड्स। ठीक है, तो अपन ऐसे बना सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड आयनिक, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। जो भी कार्बाइड्स अपन ने लिखा है वो सारे के सारे आयनिक कार्बाइड्स हैं। अब मैं कोवेलेंट कार्बाइड लिखने वाला हूं, राइट। तो कोवेलेंट कार्बाइड्स जो होंगे ना, दे आर जाइंट मॉलिक्यूल्स। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, दैट इज कॉल्ड कार्बोरेंटन। कार्बोरेंटन ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर था ना, अल्टरनेट कार्बन एटम को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दो, दैट इज कार्बोरेंटन। हेक्सागोनल शीट्स, दैट इज अ कार्बोरेंटन। फिर बोरॉन कार्बाइड, इट इज अ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, B4C, that is diamond like structure, boron carbide, boron carbide और diamond like structure, इसका ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताया ना था अभी अपन को, उसमें अल्टरनेट कार्बन एटम को सिलिकॉन से रिप्लेस कर दो, वो उसका स्ट्रक्चर होगा। उसमें भी डबल बॉन्ड थे, इसमें भी डबल बॉन्ड रहेंगे। एक होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स जो होते हैं, अभी क्या होता है, ये जनरली मतलब मेटल्स में ही होता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है खाली जगह, उनको अपन इंटरस्टिशियल बोलते हैं। कार्बाइड मतलब खाली जगह में कार्बन का ट्रैप हो जाना, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो जो मेटल होते हैं ना, जैसे मेटल्स लाइक आप क्रोमियम ले लो, मैंगनीज ले लो, आयरन ले लो, कोबाल्ट एंड निकल ले लो, इन सभी के स्ट्रक्चर्स में ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप के होल्स होते हैं। उन होल्स में कार्बन ट्रैप हो जाता है, उन होल्स में कार्बन ट्रैप हो जाता है, और ये इस टाइप से अपना मतलब फॉर्मूला बना लेता है।
मेटल और कार्बन है, एक कार्बाइड बना लेंगे। तो मेटल होगा और कार्बन, मतलब जैसे क्रोमियम कार्बाइड है तो Cr3C is a chromium carbide. So metals like this and this have octahedral holes in them. Octahedral holes in their metal lattice, solid metal lattice, crystalline metal lattice. In these holes, the carbon atoms are trapped to form. इन्हीं होल्स में जब कार्बन ट्रैप होता है ना, तो वो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं, कार्बाइड्स। जनरली ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है M3C, जैसे क्रोमियम है तो C3C लिख देना, तो वो उसका कार्बाइड्स हो जाएगा। ये मुझे कार्बाइड्स के लिए चाहिए था। कोवेलेंट कार्बाइड्स क्या होते हैं, आयनिक क्या होते हैं, और इंटरस्टिशियल कैसे बनते हैं वो आपको पता चले। अच्छा, अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड में क्या होता है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमको, ठीक है ना। आफ्टर ऑक्टाहेड्रल होल्स होगा, हाइलाइट्स लिखिए, ऑक्टाहेड्रल होल्स, ऑक्टाहेड्रल होल्स, वो ऑक्टाहेड्रल स्पेस होगा, ठीक है। देख, अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड में क्या होता है, पहले क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट अपन मान लेते हैं कि क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 1500 डिग्री है। अगर वो इंटरस्टिशियल कार्बाइड के फॉर्म में होगा, मतलब they become very hard, very high melting points and very high density. मतलब पहले अगर क्रोमियम की डेंसिटी 5 थी तो कार्बाइड में हो सकता है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के बाद वो डेंसिटी 5 से 20 हो जाए, इस टाइप से। तो अपन लिख देंगे they are very hard, interstitial carbide, they are very hard and have high melting point, they are very hard and have very high melting points, they are very hard and have very high melting points, very hard and have very high melting point and density, पर density भी लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे गैसियस फ्यूल्स, क्योंकि कार्बन को अपन फ्यूल्स के लिए काफी यूज करते हैं, तो अपन गैसियस फ्यूल्स की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे अपन, थोड़ा सा ही बताऊंगा मैं फ्यूल्स के बारे में, क्योंकि कार्बन से वैसे तो बहुत सारे फ्यूल्स बनते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा उसमें दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। चलो फ्यूल्स की बात करते हैं। कार्बन बहुत सारे फ्यूल्स में होता है, एक तो अपन लिखते हैं वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, नेचुरल गैस, मतलब ये तो बड़े कॉमन है, मतलब ऐसे ऑयल गैस, नेचुरल गैस बोलते हैं अपन, ऑयल गैस, तो इस टाइप से गैसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के जो कार्बन में, जिनमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो फिर अपन कोल गैस भी लिखते हैं। अब पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये हैं क्या, इनके मतलब क्या बताने। अच्छा, वाटर गैस को अलग अलग टाइप से लिखते हैं, वाटर गैस, सिन गैस भी इसी को बोलते हैं, या ब्लू गैस भी इसी को बोलते हैं, मतलब इस टाइप से इसके काफी सारे, सिन गैस, वाटर गैस और ब्लू गैस, ये सब एक ही नाम है, लेकिन वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पूछते हैं अपन से, तो अपन को पता होना चाहिए फिर भाई फिर कि मतलब वाटर गैस क्या होगा, ब्लू गैस क्या होगा, ये सब अपन को पता। मेनली जो इनके कंटेंट होते हैं वो अपन को पता होना चाहिए। वाटर गैस इज दिस CO+H2, लेकिन वाटर गैस में सिर्फ ये दोनों नहीं होते हैं,
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। नो डाउट इनका परसेंटेज सिर्फ 5% होता है, ये भी 5% होता है, मतलब टोटल 10% है। मैक्सिमम तो अपन कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है इसमें, दैट इज 50%, ये 40% होता है। लेकिन अगर अपन से पूछेंगे कि वाटर गैस में N2 होता है, बिल्कुल होता है, 5% होता है। मैक्सिमम परसेंटेज हमें मेनली पता होना चाहिए कि मेनली तो इन दोनों का कंपोजिशन है, लेकिन ये दोनों भी वाटर गैस में प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूसर गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2, अपन सबको पता है भाई ये N2 है। बनाना कैसे है अपन को पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओ, कार्बन को बर्न करो इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जगह आप लिमिटेड एयर कर लो, तो एयर में तो पहले से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, तो अपन कहेंगे सीधा क्या बनेगा अपने पास, प्रोड्यूसर गैस बन जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल गैस क्या होता है, तो अपन कहेंगे भाई सीएनजी वगैरह जो बोलते हैं ना अपन, उसमें क्या होता है CH4 C2H6, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही होता है गैस। ब्यूटेन के बाद तो फिर लिक्विड होना शुरू हो जाता है, C4H10। तो नेचुरल गैस जो अपन बोलते हैं ना सीएनजी गैस इस टाइप से, वो नेचुरल गैस क्या होता है, इट इज राइट ना, हाइड्रोकार्बन्स। और जो एलपीजी गैस होता है जो घर में यूज करते हैं, उसमें सिर्फ ब्यूटेन होता है, ये नहीं होता, ये बहुत ज्यादा बर्न करते हैं, क्योंकि इसलिए अपन घर में जो सिलेंडर यूज करेंगे वो थोड़ा सा कम फ्लेमेबल हो ऐसा यूज करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा होता है, बट दे आर यूज्ड इन व्हीकल्स ना। थोड़ा सा N2 भी होता है इनमें, तो लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज, मतलब मुझे सीएनजी में सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज होता है ये मुझे पता होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। फिर नेचुरल गैस की बात करेंगे, अपन ने बात कर ली भाई, अब अपन बात करेंगे किसकी, ऑयल गैस। ऑयल गैस में भी CH4 ही होता है सबसे ज्यादा, C2H6 होता है और C2H2 होता है, एसिटिलीन होता है ऑयल गैस में। सो ऑयल गैस कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज इसका ही होता है, आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं कि ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है ऐसे, लेकिन इसमें ये नहीं होते, प्रोपेन और आइसोप्रोपेन नहीं होते, ये तीनों ही होते हैं। मेनली अपन से ये पूछते हैं इन गैसेस में, अपन से ये पूछेंगे बताओ भाई सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो अब तक अपन जो भी पढ़ रहे हैं उसमें CH4 का ही सबसे ज्यादा परसेंटेज है। कोल गैस, कोल गैस में भी CH4 होता है, लेकिन उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा नहीं होता। कोल गैस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें हाइड्रोजन होता है कोल गैस। तो इसमें एक्सेट्रा लिख सकते हैं अपन, और क्या क्या होता है, तो अपन कोल गैस में वैसे बताने की अपन को जरूरत नहीं है, इधर से C2H2 भी लिख सकते हैं अपन, और CH4 पहले होगा, और फिर अपन ऐसे ना इथीन पहले होता है, फिर इथीन, और अब इसको ऐसे क्यों लिखना, अपन ऐसे लिख दो इथीन, सबका फॉर्मूला लिख रहे तो इसका भी लिख दो, और होगा C2H6, ये प्रेजेंट होते हैं। तो कोल गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमें मेनली पता होना चाहिए, इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, और इसका पूरा कंपोजिशन, क्योंकि ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अलग अलग नाम से भी यूज करते हैं, कभी सिंगेस बोल देंगे, कभी अपन कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, ठीक है ना। तो उस टाइप से अपन को गैसेस के बारे में पूछ सकते हैं। अब ये तो था कार्बन और उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपन ने डिस्कस किए। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सो अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन, इसमें अपन कार्बन मोनोऑक्साइड पहले अपन चेक कर लेंगे। सो CO की बात कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ बच्चे बोल रहे हैं उनका टेस्ट भी है कल फिजिकल एजुकेशन का, तो अब अगर इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उनका टेस्ट है तो अपन को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा, तो उसके बाद अपन स्कूल वाला पार्ट है ना, एक बार जैसे कुछ कुछ है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर को अपन एक बार डिस्कस करेंगे। आप बोर्ड लेक्चर जैसे अज्यूम कर सकते हैं अपन कि वो बोर्ड लेक्चर होंगे, स्कूल के लिए पढ़ लेंगे पहले, थोड़ा स्कूल के लिए पढ़ने के बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे,
इसको खत्म करने के बाद, ठीक है ना? क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है। क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है मतलब इट इज़ आल्सो फॉर जेईई। हाँ, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि जेईई का सिलेबस अलग होता है और वो अलग होता है। नहीं, जेईई के लिए अपन अलग पढ़ेंगे। जब बोर्ड के लिए पढ़ेंगे तो वो जेईई के लिए नहीं होगा फिर। मैंने कहा अगर वो बोर्ड क्लास है, तो भूल जाओ कि वो जेईई के लिए है। वो सिर्फ बोर्ड के लिए है। मतलब बोर्ड से हटा दिया है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ, तो क्वालिटेटिव अपन अच्छा उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस पार्ट को हटा दिया है। हाइड्रोकार्बन भी बिल्कुल करेंगे अपन, हाइड्रोकार्बन भी करेंगे बोर्ड का। बोर्ड का हाइड्रोकार्बन 100% करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना? और उसमें क्वेश्चन आंसर्स मतलब कैसे आएँगे और कैसे अपन को डिस्कस करना है वो मैं करूँगा। तो थोड़ा-सा बोर्ड के लिए अपन पढ़ने के बाद वापस अपन पढ़ सकते हैं इसके, ठीक है? बाकी और बैचेस में मैं आपको बताऊँगा कब आपका बाकी जो और बैचेस थे जो पीछे चल रहे थे अपन से, उनको मैं बताऊँगा मैं कब उनका क्या कौन-सा क्लास है। ठीक है, तो फिर आज यहीं बंद करते हैं अपन क्लास। चलो भाई थैंक यू।